स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैंने सोचा 2024 के पहले दिन फॉरेन अफेयर्स पर बात की जाए। जो विदेश नीति है पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा, उसके ऊपर काफी एम्फसाइज किया जा रहा है। तो 2024 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे इस वीडियो के अंदर। रियलिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये आप देख सकते हो। इन बिगेस्ट इलेक्शन ईयर एवर, पॉलिटिक्स में इंपैक्ट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी द मोस्ट। मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया का लगभग 41% जो पॉपुलेशन वाले देश हैं, उनका इलेक्शन होने जा रहा है। करीब 40 देशों में जो इलेक्शंस हैं वो 2024 में होंगे, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ेगा। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट देश हैं, चाहे मालदीव्स है, यूएस है, कनाडा है, चाइना है, हर एक चीज को लेकर बातचीत करने वाला हूं। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल तक आपके पास समय, हमारा जो न्यू ईयर सेल है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि यहां पर कोई भी अगर आप बैच लेते हो, जैसे हमारा जीएस फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाती है एक सिंगल बैच में। या फिर अगर आपको मान लीजिए प्रीलिम्स क्रैक करना है 2024 का, तो वो आप SIP प्लस के बैच के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस हैं, IB, CSIR, सभी कुछ आप ले सकते हो एट अ चीपेस्ट प्राइस ड्यूरिंग दिस सेल। क्योंकि अगर आप यूज करते हैं कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में, तो आपको ये मिल जाएगा सबसे कम दाम पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं 2022 में PM मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था। और वो स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, उनको कहा था, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, भारत के ऊपर काफी प्रेशर था कि हम यहां पर ट्रेड ना करें। लेकिन उसके बावजूद भारत ने बड़े स्तर पर जो तेल है, जो ऑयल है, यहां पर हमने रशिया से मंगाया। लेकिन इसके साथ साथ PM मोदी ने नसीहत दी व्लादिमीर पुतिन को कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और ये जो स्टेटमेंट है वेस्टर्न मीडिया से लेकर हर जगह छापा गया था कि कैसे जो भारत है वो यहां पर वॉर को लेकर कह रहा है कि रशिया जो है वॉर ना करे। डायरेक्टली यहां पर एक तरह से बोलने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा 2023 का जो साल था वो पूरे वॉर से भरा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा था। इसके बाद आपने देखा जो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल गाजा पट्टी में जो वॉर हुआ है, बहुत ही खतरनाक, 20,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं। तो वो लगातार अभी भी चल रहा है। अगर हम आगे देखें तो पूरे दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें क्लियर कट दिखाई देते हैं, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और इसके साथ साथ चाइना पूरे दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। मतलब जिस तरह से चाहे वो इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करता है, भारत का बॉर्डर ले लीजिए, साउथ चाइना सी ले लीजिए, चाइना कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए खतरा है, जिससे बहुत सारे देश परेशान हैं। तो उसको अलग तरीके से डील करने की आवश्यकता है। खैर, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा रियलिटीज के बारे में। मतलब कि दुनिया में इस समय रियलिटीज क्या क्या है, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और वो सबसे पहला है क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट। ये जो क्राइसिस है, देखिए क्या हुआ है कि पिछले 2 साल से लगातार कोशिश हो रही थी, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, भारत हो गया, हर एक देश कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि वेस्ट एशिया में शांति आए। क्योंकि वहां पर लगातार, चाहे इराक है, ईरान है, हर जगह आपको युद्ध जैसी ही खबरें सामने आती हैं। तो दो साल से जो शांति प्रस्ताव चल रहा था, चाहे अगर हम इजराइल और जो अरब वर्ल्ड है, UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, कहीं ना कहीं इजराइल के साथ यहां पर शांति लाने की कोशिश की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप से यहां पर जो एग्रीमेंट है वो स्टार्ट हुए थे। लेकिन जो इस समय गाजा पट्टी में हुआ, जिस तरह से हमास ने अटैक किया सबसे पहले इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से यहां पर 230 हॉस्टेजेस को ले जाया गया और इजराइल में 1200 सिविलियंस मारे गए, वो तो गलत था ही। लेकिन इसके बाद इजराइल का जिस तरह से प्रहार किया गया है, इजराइल ने जिस तरह से रेस्पॉन्स किया है, और ऑलरेडी गाजा के अंदर 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनफैक्ट इसको लेकर US ने भी क्रिटिसाइज किया है। और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चाहती है कि अब ये वॉर थम जाए, क्योंकि लगातार जो
मौतें हैं वो गाजा पट्टी में होती जा रही हैं और ये कब तक थमेगा अभी तक किसी को नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्या होता है मिडिल ईस्ट के अंदर अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने क्या देखा कि जब ये इजराइल गाजा का वॉर स्टार्ट हुआ तो यहां पर जो हौतीज हैं यमन में, उन्होंने रेड सी में जो शिप्स आ रहे थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा भारत जो 2 शिप आ रहे थे उनके ऊपर अटैक किया गया ड्रोन के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चैलेंजेस हो जाता है। तो ये रियलिटी है जिससे हमें डील करना पड़ेगा। दूसरा है आपका इंडिया यूएस का जो टाइज है वो काफी स्ट्रेस में आ रखा है। देखो पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा भारत और यूएस के संबंध काफी करीब आए हैं, और स्पेशली चाइना की वजह से आप कह सकते हो, क्योंकि चाइना एक कॉमन एनिमी हो गया है यूएस के लिए भी और भारत के लिए भी। लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंटली आपने देखा खालिस्तान इशू को लेकर निखिल गुप्ता जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा, और यहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहां पर अमेरिका ने डायरेक्टली ब्लेम किया है भारत के ऊपर कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है उसको मारने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा डायरेक्टली किया जा रहा है। और ऑब्वियस बात है, हम यहां पर गुरपतवंत सिंह जो पन्नू है, जो लगातार भड़काऊ बयान देता रहता है, उकसाता रहता है, उनके ऊपर तो कोई कदम उठा नहीं रहा है यूएस या फिर कनाडा, लेकिन उल्टा भारत को बोल रहा है कि हम उसको मारना चाहते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ है, आप देखिए जब कनाडा ने आरोप लगाया, जब जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था भारत पर, तो भारत ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था। लेकिन वही इल्जाम जब अब यूएस के द्वारा लगाया गया है तो कहीं ना कहीं भारत भी हल्का सा पीछे हटा। आपने देखा होगा भारत का जो रिस्पॉन्स है यूएस को लेकर वो थोड़ा सा सॉफ्ट आया है। इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी यहां पर इसको लेकर रिस्पॉन्स किया और कहा कि रूल ऑफ लॉ कायम रहेगा और जो भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन है वो भारत करेगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो ये एक रियलिटी है जिसको हमें संभालने की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ यहां पर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी भी जारी है और लंबे समय तक जारी रह सकता है। इसमें आपको पता होगा एक चीज कि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे यूक्रेन के लिए खत्म होता जा रहा है। कैसे, मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन ने $18.5 बिलियन का पैकेज देने का निर्णय किया था जिसको हंगरी ने रोका, और उसके बाद यहां पर यूएस ने भी $8 बिलियन का पैकेज देने का निर्णय लिया जिसको अमेरिकन कांग्रेस, मतलब यूएस के अंदर जो कांग्रेस है उसके अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो यहां पर रोक दी। तो जिसकी वजह से यूक्रेन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब यहां पर क्या रशिया और ज्यादा एग्रेसिव होगा, क्या होगा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। तो वो एक रियलिटी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत के पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इंडियन ओशन रीजन में, और वो है आपका मालदीव्स का इलेक्शन। मालदीव्स के इलेक्शन में आपने देखा है अभी जो नई सरकार बनी है और जो प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइजू, उन्होंने डायरेक्टली जो कैंपेन किया था वो इंडिया आउट कैंपेन किया था, मतलब भारत को मालदीव से हटाओ, बाहर भेजो। और इसके लिए उन्होंने यहां पर साफ साफ कह दिया है भारत सरकार को कि आपकी जो मिलिट्री पर्सनल है जो उन्हीं के सुरक्षा के लिए, उन्हीं के भलाई के लिए रखा गया था, नेवी पर्सनल, उनको वहां से विड्रॉ करने के लिए बोल दिया है। इसके अलावा कई सारे जो सर्वे हैं, पैक्ट हैं जो भारत के साथ किए जा रहे थे वो भी यहां पर रोक दिया है। मतलब देखिए मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस लगातार उतार चढ़ाव के देखने को मिले हैं। डिपेंड करता है कि मालदीव्स में क्या प्रो चाइना सरकार बनी है, प्रो इंडिया सरकार बनी है। तो इसकी वजह से अभी तक क्या था, पिछले 5 सालों में वो प्रो इंडिया सरकार मानी जाती थी और भारत और मालदीव्स के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन अचानक से ही जो सरकार आई अभी नई, उसकी वजह से यहां पर वापस से जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट अगर अगेन आप कह सकते हो। तो ये हो गया। फिर यहां पर जो एक और बहुत बड़ी अभी भी चिंता है वो है चाइना को लेकर। देखो चाइना ने जिस तरह से वॉर छेड़ा भारत के ऊपर, गलवान वैली का वो जो इंसिडेंट था वो कोई नहीं भूल सकता। 2020 में कोविड का समय चल रहा था, उसी बीच में चाइना ने कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था कोविड को लेकर, वायरस रिलीज करने को लेकर, इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना को लगा कि वो ध्यान भटका सकता है। और गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से अभी भी अगर आप देखोगे चिंता की बात यह है कि तीसरा विंटर है ये उसके बाद से लेकर, और ये तीसरे विंटर में बहुत सारे हजारों की संख्या में जो सैनिक है हमारे वो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं भारत की सुरक्षा में। तो वो मामला कब तक रिजॉल्व होगा वो भी अभी तक नहीं पता, और वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है। फिर एक बहुत अच्छी चीज भारत के पर्सपेक्टिव से वो हुई थी, वो था G20 की प्रेसिडेंटशिप। आपने देखा G20 की प्रेसिडेंटशिप में कोई नहीं सोच रहा था कि यहां पर एक डिक्लेरेशन, जो G20 का डिक्लेरेशन साइन होगा, क्या वो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें रशिया भी है, रशिया मानेगा नहीं। फिर उधर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या कहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर जो हमने साउथ कंट्रीज हैं, मतलब कि जो
ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम सफल रहे और यहां पर जो जो अफ्रीकन यूनियन है उनको G20 में परमानेंट मेंबरशिप यहां पर दिलाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से भारत की जो साख है वो दुनिया में बढ़ी है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। और साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन भी साइन हुआ एक बैलेंस करके, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत जो है वो नेगोशिएट कर सकता है, सभी देशों के साथ मिलकर हम दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो अभी भी चैलेंजेस हैं वो है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान की सरकार चल रही है, किस तरह से 2021 में यहां पर तालिबान ने जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, और यहां पर अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो भारत भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। और आपने देखा ही कि इस समय क्या हुआ है, जो एम्बेसी थी अफगानिस्तान में, जो पहले की सरकार की एम्बेसी थी, वो वहां से चले गए हैं और तालिबान ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया, और तालिबान के जो लोग हैं वो अब भारत के अंदर जो एम्बेसीज हैं वहां पर बैठ रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब भारत भी अपनी जो टेक्निकल टीम है उसको काबुल में भेज दिया है। देखो, अभी तक भारत ने फुल फ्लैट जो एम्बेसी है उसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा और तालिबान की जो सरकार का रूल है उसको भी एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एंगेजमेंट चाहिए। और यहां पर यह सुरक्षा का मामला हो जाता है कि अगर हम बातचीत करना छोड़ देंगे तालिबान से तो कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से यह हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो वो हमें बरकरार रखना है। तो वो एक रियलिटी है। अल्टीमेटली यहां पर एक चीज आपको समझना है, वो है इलेक्शन 2024। देखो, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी काफी हद तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। देखो, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज है, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो एकदम अचानक से ही बदल सी जाती है, एकदम पलट जाती है, वक्त बदल दिया, वो जो होता है ना वो वैसा नहीं होता। वो मालदीव्स के केस में हो सकता है। मालदीव्स एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहां पर कोई नई सरकार आई तो अचानक से वो प्रो इंडिया हो गई, प्रो चाइना हो गई। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं होती है, चाहे वो बीजेपी की द्वारा सरकार हो, कांग्रेस द्वारा सरकार हो, कोई भी सरकार आप देखिए, तो फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी में रहती है। लेकिन चेंज क्या होता है, बदलाव क्या आता है, वो है असर्टिवनेस। अब क्या है कि पूरी दुनिया को पता है पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन से पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो दुनिया के जो लीडर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि हाँ, पीएम मोदी एक पॉपुलर लीडर हैं और उसका वो सम्मान करते हैं। और वो आपने देखा है, इसी की वजह से भारत की साख पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर बढ़ी है। तो इस बार इलेक्शन में अगेन देखना होगा। देखो, कई एक्सपर्ट्स हैं, मैं यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो सर्वेज, एग्जिट पोल इस समय आए हैं उसमें अगेन बीजेपी की विक्ट्री बताई जा रही है लोकसभा में। वो समय बताएगा कि क्या वो जीत पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर मान लो उनको फिर से पूर्ण बहुमत मिलती है अकेले के दम पर, तो अगेन यहां पर क्या होगा, जो इस समय फॉरेन पॉलिसी चल रही है हमारी, कड़ी फॉरेन पॉलिसी, मजबूत स्ट्रॉन्गर वे में हम असर्टिव होते हैं और जो हमें कहना है वो हम कहते हैं ग्लोबल स्टेज पर, तो वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मान लो अगर यहां पर मैंडेट कम हो जाता है और मिलीजुली सरकार बनती है, तो वहां पर हम जिस असर्टिवनेस से फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं शायद वो नहीं अपनाया जाएगा और वो कंसल्टेंसी में अपनाया जाएगा। अब ये तो देश के लोगों को डिसाइड करना है कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैंडेट, जो एक कोर होता है ना भारत की फॉरेन पॉलिसी का, वो नहीं बदलने वाला। अब यहां पर अगर हम थोड़ा चैलेंजेस की बात करें कि क्या क्या चीजों पर भारत फोकस कर सकता है, किन चीजों पर करना चाहिए, तो वो देखिए, सबसे पहला चैलेंज है यूएस और कनाडा वाला रिलेशनशिप। क्या कनाडा के साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि 2025 में कनाडा में भी चुनाव होने हैं, तो वहां पर देखना होगा कि उस चुनाव में वापस से जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो जीत कर आते हैं, फिर दूसरी सरकार बनती है। जो इस समय ऑपोजिशन के लीडर हैं वो काफी हद तक बताया जाता है कि वो भारत के फेवर में है। तो हो सकता है कि शायद वहां पर जब सरकार बदले कनाडा में, तो भारत के साथ रिलेशंस भी अच्छे हो जाएं। और भारत यही चाहता है कि यूएस और कनाडा जो खालिस्तान का मुद्दा है उसको सीरियस ले और भारत की बात सुने। यहां पर अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू डायरेक्टली धमकी दे रहा है कि वो पार्लियामेंट पर अटैक करेगा, एयर इंडिया पर अटैक करेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो गुजरात में जो फाइनल क्रिकेट का मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें वहां पर अटैक करेगा, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार ये लोग एक्शन क्यों नहीं ले सकते उसके ऊपर। वो तो डायरेक्टली यहां पर धमकी दे रहा है, टीवी पर आ रहा है, वीडियोस में धमकी दे रहा है, तो वो तो उनको समझना है। तो अगेन यहां पर देखना होगा कि भारत क्या कनाडा और यूएस को समझाने में कामयाब होता है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको समझना है कि अगर चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम है इस समय, तो कहीं ना कहीं यूएस का साथ भारत के पास होना चाहिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, हम बेटर चीजें, डिफेंस इक्विपमेंट इसको डेवलप कर सकें, राइट। तो ये होने वाला है। फिर दूसरा है पाकिस्तान को लेकर। देखो अगेन,
2019 में भारत ने एक बड़ा कदम लिया और एक ऐसा कदम लिया जिसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं हो रही है, और वो है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, जिसकी वजह से इमरान खान की उस समय सरकार थी, आपको याद होगा। ऑल्दो इमरान खान इस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं है और हो सकता है कि वो इलेक्शन भी ना लड़ पाए और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, राइट। तो यहां पर क्या है कि नवाज शरीफ अब वो वापस लौट गए हैं, और ज्यादातर यही बताया जाता है कि नवाज शरीफ जब भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो कुछ हद तक, मतलब बाकी कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो भारत के साथ बातचीत जारी रहती है। आपको याद होगा पीएम मोदी अचानक से ही जब वहां पर पाकिस्तान गए थे अपने फर्स्ट टर्म में, अफगानिस्तान से आ रहे थे, तो वहां पर उन्होंने स्टॉप ले लिया पाकिस्तान में। नवाज शरीफ की बेटी का शादी, आई थिंक बेटी का शादी था शायद, तो वहां पर वो चले गए। तो वो क्लोजनेस दिखाता है कि अगर शायद नवाज शरीफ आते हैं चुनकर, अगर वो वापस से पीएम बनते हैं, तो हो सकता है शायद भारत और पाकिस्तान में बातचीत जारी हो सकती है वापस से। फिर तीसरा एक और भारत का पड़ोसी मुल्क है, वो है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश में भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है भारत के पर्सपेक्टिव से कि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है इस समय बांग्लादेश में जो करंट सरकार है शेख हसीना की। अब क्या इलेक्शन में शेख हसीना हारती हैं और क्या खालिदा जिया वापस आती हैं? क्योंकि अगर खालिदा जिया वापस आई तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा शायद। अगेन बांग्लादेश पूरी तरह से प्रो चाइना हो सकता है, और ये शायद भारत के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शेख हसीना जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है उन्होंने भारत के साथ कोऑर्डिनेट किया है, और जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट हो रहे थे बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व किया गया है। तो वहां पर जो आउटकम होगा बांग्लादेश में, ये भी काफी कुछ तय करने वाला है। फिर इसके अलावा यहां पर जो दूसरा चैलेंज है वो है चाइना के साथ। अगेन अब देखना होगा कि क्या चाइना वापस से कुछ गतिविधि करता है, क्या वापस से कोई स्टैंड ऑफ क्रिएट करने की कोशिश करता है चाइना बॉर्डर पर, वो काफी हद तक चीजें देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी चीज समझना है कि इस बार इलेक्शन का ईयर है, और अगर चाइना कुछ भी करता है, थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो भारत उसका कड़ाई जवाब देगा। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो यहां पर एक बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि कैसे चाइना को कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा जहां तक वेस्ट एशिया की बात है, तो अगेन जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि वेस्ट एशिया में जिस तरह से वॉर इस समय जारी है, लेकिन हमारे जो रिलेशंस हैं वो इजराइल के साथ काफी मजबूत है। और इसीलिए आपने देखा कि कैसे जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो इजराइल का एक तरह से भारत समर्थन कर रहा था कि हाँ, इजराइल के ऊपर हमला हुआ है स्टार्टिंग में और इजराइल इसका जवाब दे सकता है। लेकिन यहां पर जैसे जैसे यहां पर मृत्यु की संख्या बढ़ी है गाजा स्ट्रिप में, तो भारत ने एक बैलेंसिंग रोल प्ले करने का कोशिश किया है, और यहां पर गाजा के जो लोग हैं उनके सपोर्ट में भी आया है कि हाँ उनको हमें मदद पहुंचानी चाहिए, और भारत ने मदद पहुंचाई भी है। फिर इसके अलावा जहां तक यूक्रेन वॉर का फ्यूचर है वो भी देखना होगा, क्योंकि भारत जो है लगातार रशिया से ऑयल तो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा, क्या होगा, क्या इससे इन्फ्लेशन फर्दर बढ़ेगा, तो ये भी चैलेंजेस है। इसके अलावा यहां पर ट्रेड पैक्ट की अगर हम बात करें, देखो यहां पर क्या हो रहा है, भारत जो है वो फ्री ट्रेड पैक्ट जो है यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ चाहता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से हो नहीं पाया है, और इसका फायदा बाकी के कुछ देश जैसे वियतनाम हो गया। वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड पैक्ट किया और उसको ट्रेड में बहुत सारा फायदा हो रहा है। तो भारत भी अगर वो चाहता है तो जल्द से जल्द यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड पैक्ट सील करना चाहिए, ऑल्दो वो क्रिटिकल स्टेज में है, देखना होगा कि अल्टीमेटली होता है कि नहीं। और इसके साथ साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी को लेकर जो है चीजें वो बढ़ रही हैं, और भारत चाहता है कि यूएस और ईयू से जो हमें टेक्नोलॉजी है वो प्राप्त हो, ताकि हम उसको बाकी चीजों में देश के डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकें। अब देखा जाएगा दोस्तों आपका क्या सोचना है भारत के फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ये जितने भी चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और जाने से पहले देखिए, जब हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, यहाँ पर नेटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कल तक ये सेल वैलिड होगा और 3 तारीख से वापस से प्राइसेस बढ़ेंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।